जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा आप अपना प्यार दिखा रहे हैं टीच स्ट्रीम के इस प्लेटफॉर्म पे, टीच स्ट्रीम का एक और प्लेटफॉर्म है जो कि खुद टीच स्ट्रीम का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेंगे। बेनिफिट क्या होगा, जैसे आप टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड करेंगे, जितनी भी बुक पीडीएफ होगी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल होगी। आप फ्री स्टडी मटेरियल पर चले जाएंगे, बुक पीडीएफ पे जाएंगे, आपको पूरी बुक मिल जाएगी, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ की हो। ठीक है, पूरी बुक वहां पर दी गई है। नोट्स जो होंगे यहीं पर मिलने वाले हैं। काफी स्टूडेंट सोचते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दीजिए सर, यहां पर नोट्स आपको मिलती है प्रॉपर। इसलिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सबको ये ऐप डाउनलोड करना मस्ट है। अगर आप ये डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपको नोट्स नहीं मिल पाएगी। सो दैट चाहे आपको बुक पीडीएफ चाहिए, चाहे आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे एंड फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, आपको बुक पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स दोनों मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज ए सेकेंड सेमेस्टर की जानकारी अगर हम आपको दे दें तो सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लास है आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए। आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री आपकी लाइव है ऑन यूट्यूब एंड फिजिक्स और मैथ जो है एंड ऑन ऐप आपकी चल रही है क्लास। इसलिए अगर आप तीन के तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो ऑलरेडी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टीच स्ट्रीम के ऐप में। उसमें आपको करना क्या होगा, यहां पर देख सकते हैं टीच स्ट्रीम में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं सेकंड सेमेस्टर की। काफी स्टूडेंट सोचते हैं कहां से बैच ज्वाइन करें, वो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी इच्छा हो। तो लिंक जैसे ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ पेज ओपन होकर के आएगा जिसकी प्राइस अभी 2499 रखी गई है, मतलब 2500 जिसकी प्राइस रखी गई है। बट अभी के लिए अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2052 में मिल जाएगा ओनली। नाजिया, प्राची, मोहित, अंकिता, अरे अरे थैंक यू सर, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। ऐसा क्या आज चेंज हो गया जी? हैं ऐसा क्या चेंज हो गया आज? आ जाओ सभी, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आज वैसे लेक्चर नंबर 14 है बट लेक्चर नंबर 13 ही डाल दिए वैसे गलती से। आ जाओ सब लोग, तब क्लास स्टार्ट करें। आवाज आ रही सबको? एक बार मुझे कंफर्म कराएंगे क्या मेरी आवाज आ रही सबको? श्रेष्ठ भी आ चुका है। ठीक है, आवाज आ रही ना? प्राची भी आ चुकी है, मोहित, खुशी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अरे थैंक यू सो मच। अरे आप दिखेंगे, रुको जाओ। आप बताओ आप कैसे लग रहे हैं? मस्त। चलो क्लास स्टार्ट करें। आज हम बात करेंगे इंट्रॉपी के बारे में, हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, इंट्रॉपी के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, इंट्रॉपी के जस्ट आगे। वैसे तो उस दिन टाइम नहीं था, अदरवाइज उसी दिन हम इंट्रॉपी का सारी चीजें कंप्लीट कर देते। ठीक है, आज वैष्णवी और एक लोगों का जन्मदिन है, प्रसाद प्राची का जन्मदिन था। तो केक वो कट गया कि नहीं आज? चलो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 14 होने वाला है, ये 14 लेक्चर होगा आपका। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी के टर्म में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखने वाले हैं। एंट्रोपी के टर्म में हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखने वाले हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ऐड कर देंगे जीवन, डोंट वरी, ऐड कर देंगे। अच्छा अर्पिता का है, ओ सॉरी, जीवन ऐड कर देंगे वो जो क्लास है। ठीक है, चलो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म ऑफ एंट्रोपी क्या होता है लिखेंगे।
एवरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इन नेचर टेक प्लेस इन सच ए मैनर दैट इज द टोटल एंट्रोपी इंक्रीजेस। मतलब ये लिखा जा रहा है एवरी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, इसके अनुसार लिखेंगे। मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने देखा क्या होता है कि कंप्लीट हीट वर्क में चेंज नहीं हो सकती, बट कंप्लीट वर्क हीट में चेंज हो सकता है ना? जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इन टर्म ऑफ इंट्रोपी अगर देखेंगे तो इंट्रोपी के टर्म में क्या कर रहा है, जीवन एंड कर देंगे, उसके लिए चिंता ना करो आप, ठीक है, अभी ऐड हो जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म ऑफ इंट्रोपी देखेंगे, कहा जा रहा है एवरी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, एवरी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, जितने भी फिजिकल प्रोसेस हो चाहे जितने भी केमिकल प्रोसेस हो, इन नेचर टेक प्लेस, इन नेचर टेक प्लेस, नेचर में वो कैसे मिलते हैं, चाहे जो फिजिकल प्रोसेस हो चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो, इन सच ए मैनर दैट द, इन सच अ मैनर that the total entropy increases, total entropy increases, ठीक। मतलब इसमें बताएंगे कि एवरी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, जितने भी फिजिकल प्रोसेस हैं या फिर केमिकल प्रोसेस हैं, ध्यान से सुनिएगा, इन नेचर, नेचर में पाए जाते हैं, इन सच ए मैनर, इस प्रकार से जो टोटल इंट्रोपी उनकी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, टोटल एंट्रोपी इंक्रीज होती है। इसका मतलब इंट्रोपी डीएस निकाल रहे थे तो क्या था, डीक्यू अपॉन टी, डीएस इक्वल टू डीक्यू अपॉन टी। अगर मैं डीक्यू की वैल्यू निकाल लूं यहां से तो वो टी डॉट डीएस होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म ऑफ एंट्रोपी के टर्म में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलोगे, तो आप कहोगे एवरी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, जितने भी फिजिकल प्रोसेस हो या फिर जितने भी केमिकल प्रोसेस हो, इन नेचर टेक प्लेस, नेचर में पाए जाते हैं, इन सच ए मैनर, इस प्रकार से कि जो उनकी टोटल एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब उनकी जो टोटल एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, टोटल एंट्रोपी इज इंक्रीजेस। नोट करिएगा, नोट करिए, उसके बाद हम लोग टीएस डायग्राम पर चलते हैं आगे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, लिख लिए सब लोग, ये छोटा सा टॉपिक था, हेडिंग लगा लेंगे टीएस डायग्राम। आपने पीवी डायग्राम देखा, अब हम बात करेंगे टीएस डायग्राम के बारे में कि टीएस डायग्राम आपका होता क्या है। टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम क्या होता है लिखेंगे, ये मेट्रोलॉजी में भी यूज होता है और इंजीनियरिंग में भी यूज होता है, तो लिख सकते हैं टीएस डायग्राम is mainly used in engineering and इंजीनियरिंग में यूज होता है, और किस में यूज होता है, एंड मेट्रोलॉजी, एंड मेट्रोलॉजी। टीएस डायग्राम क्या होता है, टेम्परेचर और एस मतलब एंट्रोपी होता है, टी फॉर टेम्परेचर, एस फॉर एंट्रोपी, आप सभी जानते होंगे। टी एस डायग्राम में अगर हम लिखेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं हम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। अभी तक आप देखते थे पीवी डायग्राम, मतलब प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम आप देखते थे, उसके बाद हम आप बात करेंगे टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम के बारे में, टोटल हम टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, करें शुरू, चलो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, इसमें लिखेंगे, लिखेंगे थर्मोडायनेमिक चेंज इन द
थर्मोडायनेमिक, थोड़ा सा थियरी पार्ट आज हो सकता है, मतलब थियरी इसमें ज्यादा होती है, तो थियरी पार्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा आज। थर्मोडायनेमिक, चेंज इन द स्टेट ऑफ, change in the state of a substance can be represented by plotting entropy, by plotting entropy, yes, entropy yes, along horizontal axis, and temperature along perpendicular axis. along perpendicular axis मतलब जो आप जानते हो टीएस डायग्राम जो होता है आपका कुछ इस प्रकार से होता है कि जो आपका एंट्रोपी होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होती है, और जो आपका टेम्परेचर होता है वो परपेंडिकुलर एक्सिस पे होता है। जो आपका टेम्परेचर होता है दैट्स परपेंडिकुलर एक्सिस पर होता है। मतलब अगर आप टीएस डायग्राम बनाओगे कुछ इस प्रकार से बनाओगे आप, ये आपका यस होगा जो कि हमारा एंट्रोपी होता है, ये हमारा टेम्परेचर होगा टी, ठीक है, टेम्परेचर टी। अगर मैं टीएस डायग्राम के बारे में बात करूं, अभी तक आप जो प्रोसेस देखते थे, मतलब साइकिल देखते थे, वो कुछ ऐसे हुआ करता था, ठीक है। बट मैं टेम्परेचर और एंट्रोपी में बात करूं तो इसका जो रेक्टेंगुलर प्रोसेस बनता है, ये कैसे, रेक्टेंगुलर प्रोसेस, ये रेक्टेंगुलर प्रोसेस बनता है ये, ABCD। यहां पर क्या हुआ करता था, आइसोथर्मल, बताओ सब लोग, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यहां पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ करता था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यहां पर आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ करता था, ठीक है, और यहां पर एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन दिख रहा है सबको, क्लियर है? क्योंकि आज मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं और मार्कर भी नया है तो पतला चलता है मार्कर, ठीक है। एडियाबैटिक कंप्रेशन आई थिंक आप सभी को दिख रहा होगा, क्लियर? सब लोग बता देना, अगर ना दिखे तो बता देना, मैं थोड़ा बड़ा लिखने लगूंगा, ठीक है। यहां पर टेम्परेचर T1 होता है, यहां पर टेम्परेचर T2, यहां पर इंट्रॉपी S1 और यहां पर इंट्रॉपी S2। बना लेंगे, फिगर बनाएंगे सब लोग, फिगर बनाएंगे सब लोग। थोड़ा छोटा है ना, कोई बात नहीं, दिख रहा है ना, बस वही जरूरी होता है। थोड़ा छोटा है चलेगा, दिख रहा हो बस। हो गया, चलो। अगर मैं ए से बी और सी से डी की बात करूं तो यहां पर इंट्रॉपी क्या मिल जाएगी? अगर मैं ए से बी की तरफ जाऊं और सी से डी की तरफ आऊं तो इंट्रॉपी क्या मिलेगी? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? अगर मैं ए टू बी चलूं, देखो ध्यान से, ए टू बी, हम ए से लेकर बी की तरफ जा रहे हैं, है ना। टेम्परेचर T1 है और हीट यहां पर Q1, टेम्परेचर T2 और हीट Q2। ए से बी तक जाने में एंट्रोपी S1 से S2 जा रही है, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी की बात करेंगे अगर हम यहाँ पे, चेंज इन
इंट्रॉपी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, डेल्टा क्यू अपान टी। यहां पर क्यू क्या है, Q1 अपान में T1। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू Q1 अपान में T1। तो जो S2 माइनस S1 की वैल्यू मिली वो आपकी मिली Q1 अपान T1। यहां से आप Q1 की वैल्यू अगर रखना चाहो, Q1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा S2 माइनस S1 इंटू में T1। अगर हम ए बी की तरफ चले, ए से बी की तरफ, अब हम चल रहे हैं सी डी की तरफ, सी से डी की तरफ, सी से डी की तरफ ना, सी से डी की तरफ चलेंगे तो यहां पर क्या होगा, S1 माइनस S2, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S बराबर Q2 अपान T2 होता है। हीट यहां पर रिड्यूस हो रही होती है -Q2, डेल्टा S क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा S2 था, बाद में हमारा S1 हो गया, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू माइनस का Q2 अपान T2, माइनस इधर कॉमन कर लेंगे क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू Q2 अपान T2, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा बचेगा क्या, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू Q2 अपान T2, और Q2 की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो S2 माइनस S1 इंटू में T2। तो ये वैल्यू हमारी Q1 की मिल गई, ये वैल्यू हमारी Q2 की मिल गई। जब आप Q1 Q2 की वैल्यू, हाँ नहीं आया मैं समझा दे रहा हूं, जब Q1 Q2 की वैल्यू मिल गई तो आप वर्क डन निकाल सकते हो, वर्क डन निकाल सकते हो। Q1 एंड Q2 की वैल्यू मिल गई तो आप जानते हो वर्क डन जो होता है, वर्क डन होता है कितनी आपने हीट ली Q1 और कितनी रिड्यूस हो गई -Q2, मतलब बाहर निकल गई। Q1 की वैल्यू रख दोगे S2 माइनस S1 T1, ये W बराबर मिल जाएगा S2 माइनस S1 इंटू में T1, बीच में आएगा माइनस S2 माइनस S1 T2, S2 माइनस S1 कॉमन हो जाएगा, बचेगा हमारा T1 माइनस। दिस इज योर वर्क डन, दिस इज योर वर्क डन। जो टोटल वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, S2 माइनस S1 इंटू में T1 माइनस। नोट डाउन कर लेंगे सर, डायग्राम समझाइए, वहां S2 नहीं समझ आया। देखो आइसोथर्मल टेम्परेचर है, यहां पर T1 मिला, Q1 हीट दिया जा रहा है। हमने मान लिया कि यहां से यहां तक हमने मान लिया, सपोज दैट, आप यहां भी मान सकते हो, यहां भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जब आप एडियाबैटिक प्रोसेस में देखते हो वहां पर चेंज इन एंट्रोपी 0 आती है। तो अगर हम एंट्रोपी की बात कर लेंगे तो यहाँ पर S1 हो जाएगा, यहाँ पर S2। हमने मान लिया कि S1 है एंट्रोपी ए से बी तक जाने में, और बी से सी तक आने में एंट्रोपी S2 है हमारी, ठीक है, ऐसा हमने मान के रखा। आप आगे पीछे भी मान सकते हो, इसको S2 मान सकते हो, उसको S1 मान सकते हो, डजेंट मैटर। डजेंट मैटर, ठीक, आया समझ में। नोट डाउन कर लेंगे, समझ आ गया हो तो नोट डाउन कर लेंगे सब लोग। नोट डाउन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। चरण की ढूंढने कर के हो गया सबका। इंट्रोपी का हम फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखने वाले हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंट्रोपी का फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। आज रामनवमी है ना, हैप्पी रामनवमी, आई लव यू।
हाँ, श्री राम का जन्म हुआ था। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। वैष्णवी लिख रही मेरा भी जन्मदिन है। हाँ, आपका भी है। अरे बहुत मार खाओगे तुम लोग, बहुत कलाकार हो। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ ना तो इधर लगता है कि कोई है ही नहीं, ना किसी की टॉपिक ना कुछ, एकदम शांत बैठ जाते हैं ना। अब मजा लेने के लिए देखो फिर। बहुत सही, शाबाश। तुम लोग उभरते हुए, भारत के उभरते हुए बच्चे हो, बिगड़े हुए बच्चे हो ना। फर्स्ट सिग्निफिकेंस इसका देखेंगे, जस्ट लाइक टेम्परेचर, यहां पर लिखेंगे जस्ट, जैसा कि हमने बताया कि आज का जो क्लास है वो ज्यादातर थियरी बेस्ड है, बस थियरी भी तो पढ़ाना जरूरी होता है ना। जस्ट लाइक टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसे ही हमारा टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, द एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, remains constant in an adiabatic process। समझ पा रहे हो? जैसे आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वैसे ही आपका एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। ठीक है। ये समझ पाए कि नहीं? मतलब जब आप आइसोथर्मल प्रोसेस बता रहे थे, आइसोथर्मल में यहां पर जो टेम्परेचर होता था वो कांस्टेंट होता था, हाँ या ना बोलो। अगर मैं एडियाबैटिक की बात करूं, एडियाबैटिक में यहां पर क्यू हमारा जीरो होता है, या क्यू जीरो होता है, डेल्टा क्यू भी जीरो होता है। यहां पर इंट्रोपी की अगर हम बात करें तो डेल्टा क्यू अपान टी, ये हमारा जीरो ही रह जाता है, मतलब चेंज इन एंट्रोपी जीरो है, जो हमारी इंट्रोपी निकल के आती है वो कांस्टेंट निकल के आती है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया सबको, है ना। दूसरा, दूसरा वैष्णवी बताई नहीं, केक वो खाएगी नहीं 1 किलो। और वो, और किसका था? अर्पिता का। अर्पिता आज आई नहीं शायद, देख लेते हैं आज बैठी है कि नहीं। अंकिता, खुशी, वैष्णवी, खुशी नहीं आई है वो आज। दूसरा, इट इज ए डिफिनिट सिंगल वैल्यूड, लिखेंगे जो एंट्रोपी होता है, इट इज ए डिफिनिट सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल of the thermodynamic variable describing by the state of working substance।
स्टेट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस ना। बर्थडे मना रही होगी वो, हाँ वो बर्थडे मना रही होगी, वो नहीं आई। हाँ तो मनाते ही नहीं। इट इज ए डिफिनिट सिंगल वैल्यू, ये डिफिनिट सिंगल वैल्यू होते हैं वैल्यू फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल का सिंगल वैल्यू फंक्शन हमारा एंट्रोपी होता है, जो कि डिस्क्राइब किया जाता है स्टेट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। स्टेट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस ये क्या होता है, डिफाइन किया जाता है, ये तो सभी को पता है। थर्ड पॉइंट, इन एवरी नेचुरल प्रोसेस, इन एवरी नेचुरल प्रोसेस, प्रत्येक नेचुरल प्रोसेस में, चाहे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल दें, देखो जब हम कोई खुद से प्रोसेस बनाते हैं तो वो हमारा रिवर्सिबल बना सकते हैं, बट जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। फल देखते हो ना, फल पहले छोटा रहता है, फिर बड़ा होता है, फिर पकता है, फिर टूट के गिर जाता है। क्या वो फिर से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो जितने भी नेचुरल पेड़ है, पहले पौधा रहता है, फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, बड़ा सा पेड़ बन जाता है, उसमें फल आते हैं। क्या वही पेड़ फिर से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जितने भी तुम हो, छोटे से थे अब बड़े हो गए, क्या फिर छोटे हो सकते हो? नॉट पॉसिबल। तो यही होता है कि प्रत्येक जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस, देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग इन एंट्रोपी, देयर इज ऑलवेज, देयर इज ऑलवेज, हमेशा क्या होती है, देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। मतलब अभी कल ही हमने प्रूव करा था, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, इंप्लाइज दैट करके लिख लेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एस होता है उसका मान 0 से बड़ा होता है, और जब 0 होता है तो वो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना। ठीक है, डेल्टा एस की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होती है। ठीक, मतलब एवरी नेचुरल प्रोसेस में या तो हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो हमारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीज इन एंट्रोपी, इंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी होती है वो 0 से ज्यादा होती है। 0 कब होती है? जब जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तब हमारी 0 होती है वैल्यू। फोर्थ पॉइंट लिख लेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या करा है, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा कैन बी स्टार्टेड इन टर्म ऑफ, स्टार्टेड इन ए टर्म ऑफ इंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, मतलब जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा कैन बी स्टार्टेड इन ए टर्म ऑफ इंट्रोपी ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट फिफ्थ, ड्यू टू इंक्रीज इन एंट्रोपी, ड्यू टू इंक्रीज इन एंट्रोपी, ड्यू टू इंक्रीज इन एंट्रोपी, अनअवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी, एनर्जी इंक्रीजेस। इंक्रीज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में इंक्रीजिंग होने के कारण अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीज होती है, अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीजेस। सिक्स्थ पॉइंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू, या तो आप डायरेक्ट बोल्ट्जमैन एनर्जी रिलेशन लिख लेंगे, एक बोल्ट्जमैन एनर्जी रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो लिख लो, आप लिखना चाह रहे हो ना।
लिख लो, क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन डायसन, अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन डायसन, द एंट्रोपी इज ए the entropy is a measure of disorderness, measure of डिसऑर्डरनेस। जो डिसऑर्डरनेस होता है ना उसका मेजर हम एंट्रोपी से करते हैं। एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, सिंपल। एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। बातें समझ आई? एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। कैन बी, लिखेंगे आगे, can be evaluated by using the relation, can be evaluated by using the relation, कौन सा रिलेशन यूज करके? यस बराबर के लॉग ओमेगा, रिलेशन यस बराबर के लॉग ओमेगा, यस बराबर के लॉग ओमेगा, यस बराबर के लॉग ओमेगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि फ्रीमैन डायसन के अनुसार जो एंट्रोपी होता है मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस, जो मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस होता है वही आपका क्या होता है, वही आपका क्या होता है? एंट्रोपी कहलाता है। और ये कैलकुलेटेड किया जाता है एस बराबर के लॉग ओमेगा से। यहां पर के क्या है हमारा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वेयर के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आप सभी को पता होगा ये रिलेशन। और ओमेगा क्या होता है? डिसऑर्डरनेस पैरामीटर होता है। नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है जी। ओमेगा ये कांस्टेंट है जी, डिसऑर्डरनेस पैरामीटर, डिसऑर्डरनेस पैरामीटर, ये हमारा ओमेगा होता है। इसी को अगर आप जानते होंगे बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन के नाम से भी जानते थे। यही होता है हमारा बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन, यही हमारा बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन भी कहलाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। यूजिंग द के आगे क्या लिखे हैं? अरे प्राची गुड़िया, रिलेशन है ये, रिलेशन रिलेशन। इतनी बुरी राइटिंग लिखते हैं हम, हैं? तुम लोग पढ़ नहीं पाते हो? छी छी छी, बहुत गंदा लिखते हैं ना हम। आप देखो, आप सही है। रिलेशन, यहाँ पर सीता और राम कौन बन रहा था जी? हम सोचे पढ़ा लें तब पूछें ना, बीच में नो डिस्टरबेंस। कोई तो बन रहा था सीताराम, हम पढ़ पाए थे जहां तक। आई थिंक ये 6 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी है। ठीक है, एंट्रोपी के महत्व क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, ये। ठीक, नोट कर लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। प्लीज थोड़ा बड़ा लिखिए। क्लियर नहीं दिख रहा है? अरे बाप रे, तब कैसे काम चलेगा है? आज पता है मैथ में होने वाले हैं लंबे लंबे क्वेश्चन, देखना पड़ता है ना, मिटाने पड़ते हैं 2-3 बार।
पढ़ा रहे हैं, राजू सर पढ़ा रहे हैं। अभी 7 बजे से उनकी क्लास लगाएंगे, आज केमिस्ट्री क्लास नहीं चलेगी। आज उनकी क्लास 4 बजे से नहीं चल पाई थी, तो 7 बजे से हो सकता है उनकी क्लास लग जाए। तो आज मैथ की क्लास में, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन होने वाले हैं, अभी तक के सबसे बड़े बड़े क्वेश्चन आज होने वाले हैं, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन, तो इसलिए हम छोटे ये मार्कर नया खरीद लाए, क्योंकि आएगा ही नहीं ना इतने बड़े बोर्ड में, 10 बार मिटाना पड़ेगा। ठीक है, वैष्णवी कह रही हो गया, मुझे दिख रहा है। बहुत बढ़िया, ये चश्मा लगाई होगी पक्का ना। काव्या का हो गया, नाजिया का, खुशी, अंकिता, प्रगति। अरे वो 4x4 वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके रखे हैं, भेजना भूल जाते हैं यार। भेज देंगे, टेंशन ना लो, उसका जगह छोड़े रहो, भेज देंगे हम। ठीक है, मोहित का भी हो गया, प्राची का भी हो गया, शिवांगी का भी हो गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, चलो। आगे अब आप लिखोगे सर स्टूडेंट ग्रुप में भी देख लिया करिए। स्टूडेंट ग्रुप चलो देखेंगे, टाइम मिलेगा देखेंगे, क्या नहीं देखेंगे। ठीक है, चश्मा नहीं लगाते, तुम्हारी आंख सही है, हैं? प्राची लगाती है, बुढ़ी हो गई है। इंपॉर्टेंस ऑफ टीएस डायग्राम, इंपॉर्टेंस ऑफ टीएस डायग्राम। अब दिख रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम का इंपॉर्टेंस देखेंगे। ठीक है, इसके मेनली 2 इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट फर्स्ट देख लेंगे क्या है, द टीएस डायग्राम आल्सो नोन एज द टीएस डायग्राम आल्सो नोन एज टेफीग्राम। ये टेफीग्राम के नाम से भी जाना जाता है एंड इज extensively used in metrology। वो हमने एक बार पहले भी लिख दिया था, यूज्ड इन मेट्रोलॉजी और इंजीनियरिंग में मेट्रोलॉजी। टीएस डायग्राम ज्यादातर यूज होता है। सेकेंड, इसकी प्रॉपर्टी क्या इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, द टीएस डायग्राम हेल्प अस टू टीएस डायग्राम हेल्प करता है, हेल्प अस टू वेरी इजिली कैलकुलेट द वर्क डन पर साइकिल हर एक साइकिल पे क्या वर्क डन होता है पर साइकिल, बिकॉज द टीएस डायग्राम इज ए रेक्टेंगल। मतलब ये कह रहा है कि टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम में तो हार्ड था, ऐसे 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 बनता था। टीएस डायग्राम हेल्प करता है बहुत आसानी से कैलकुलेट करने के लिए वर्क डन पर साइकिल। हर एक साइकिल मतलब हर एक चक्कर के लिए वर्क डन क्या होगा, आसानी से टीएस डायग्राम दे देता है। और टीएस डायग्राम जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर होता है। आपने देखा टीएस डायग्राम रेक्टेंगुलर बना था, ये कुछ ऐसा, ये रहता हमारा टेम्परेचर, ये रहता है एंट्रोपी, ये ए बी सी डी। यहां तक जाने में टोटल जो वर्कडन किया गया था, ये हमारा टेम्परेचर T1 था, ये टेम्परेचर T2 था, ये S1 था,
ये हमारा S2 था, ये था हमारा S2 माइनस S1 T1 माइनस T2, इसी से हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं बहुत आसानी से। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। और एक छोटा सा नोट पॉइंट लिख लेंगे, नोट पॉइंट, जो आपका इंट्रॉपी होता है, इंट्रॉपी इज अ पथ इंडिपेंडेंट, इंट्रॉपी इज अ पथ इंडिपेंडेंट। इंट्रॉपी हमारा पथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब पथ पर वो डिपेंड नहीं करता। इंट्रॉपी याद रखिएगा सिर्फ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जो चेंज इन एंट्रोपी होती है वो फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, बीच में क्या है, कोई डिपेंडेंस नहीं है। इसीलिए याद रखिएगा जो आपकी एंट्रोपी होती है वो पथ इंडिपेंडेंट होती है, पथ पर डिपेंड नहीं करती। तो ये वाली डिपेंड करती है फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर। नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करेंगे सब लोग। क्लियर है सबको, बातें समझ में आई है ना? अगली हेडिंग लगा लेंगे आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, याद रखना मैथ में आज छठा चैप्टर कंप्लीट होगा, मैथ में आज छठा चैप्टर कंप्लीट होगा किसी भी कीमत पर। देखो हम सोच रहे हैं फिजिक्स में भी ऐसा चला देंगे कि एक दो दिन में ऐसे बड़ी बड़ी क्लास करके इसकी भी एक एक दो दो चैप्टर से खींच के खत्म करा दें, ताकि ये भी आ जाए बराबर पे। तो वैसे भी सही चल रहा है ना, 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, 2-3 लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे, तो रह जाएगा हमारे 6 चैप्टर, 8 चैप्टर हैं टोटल आपके। इसके बाद काइनेटिक थ्योरी स्टार्ट होगा। ठीक, लिखेंगे आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट। आइसोएंट्रोपी मतलब एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट। आइसोथर्मल में देखा था टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबैरिक में देखा था प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में देखा था वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ऐसे आइसोएंट्रोपिक में, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस, यहां पर लिखेंगे आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस is that process in which entropy remains constant, in which entropy remains constant। सर ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं पढ़ना है ना मैथ में, जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें हमारा एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इन विच एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब 10 ए गैस अंडरगो एडियाबैटिक चेंज, तब इसका मतलब यह है कि आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस कब होता है? एडियाबैटिक, एडियाबैटिक चेंज, जिसमें हमारा एडियाबैटिक चेंज होगा उसमें हमारा आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस मिलता है। और एडियाबैटिक चेंज के लिए हम जानते हैं क्यू हमारा जीरो होता है, क्यू हमारा जीरो होता है या डेल्टा क्यू जीरो होता है। तो उस केस में डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू अपान टी बराबर जीरो। डेल्टा एस बराबर जीरो मिल रहा है तो आप कह सकते हो यस हमारा कांस्टेंट है, मतलब एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट है। तो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस में हमेशा एडियाबैटिक प्रोसेस ही होगा, मतलब एडियाबैटिक चेंज ही होगा, आइसोथर्मल चेंज नहीं होगा।
यहां पर लिख सकते हैं दस द एंट्रोपी इज द सेम, दस द एंट्रोपी, तब जो एंट्रोपी होगा इज द सेम एट ऑल पॉइंट, किसके ऑल पॉइंट पर, एडियाबैटिक प्रोसेस में, ठीक है, ऑल पॉइंट along a reversible adiabatic path, along a reversible adiabatic path, ठीक। मतलब क्या कहा जा रहा है, दस द एंट्रोपी इज सेम एट ऑल पॉइंट, एंट्रोपी जो होगा वो ऑल पॉइंट में सेम होगा along a reversible adiabatic path, रिवर्सिबल एडियाबैटिक पथ के ऑल पॉइंट पर एंट्रोपी हमारा सेम रहेगा, बिकॉज एंट्रोपी इज कांस्टेंट इन एडियाबैटिक चेंज। नोट कर लीजिए, नोट करिए। अब हम बारी बारी से अलग अलग प्रोसेस में देखेंगे कि ये आइसेंट्रोपिक क्या होता है, ठीक। क्लियर हुआ सबको, बातें समझ में आई। चेंज इन एंट्रोपी इन आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, वो क्या होता है, जीरो होता है। चेंज इन एंट्रोपी इन आइसो, मतलब यहां से आपको मिल गया जो चेंज इन एंट्रोपी होगा इन आइसो इंट्रोपिक, चेंज इन एंट्रोपी इन आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस में वो जीरो होगा, ये आपकी वैल्यू मिल गई, ठीक है। अगर यही मैं बात कर रहा होता आइसोथर्मल प्रोसेस में, हटा दो इसको, आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर मैं बात करूं, आइसोथर्मल प्रोसेस में मतलब चेंज इन एंट्रोपी की बात करूं अगर मैं, चेंज इन एंट्रोपी, पहला तो आपने देख लिया इंट्रोपिक प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी की बात कर रहे थे, ऊपर सबसे पहले ये हेडिंग डालिएगा चेंज इन एंट्रोपी। तो अगर मैं बात करूं चेंज इन एंट्रोपी इन सेकेंड आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा बताओ जरा। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहता है ना, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहता है इन आइसोथर्मल प्रोसेस, लिख सकते हैं इन आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है, द टेम्परेचर इज रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर रिमेन्स जीरो लिखेंगे यहां पे, इज जीरो, एंड आल्सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। आपको हमने बताया था जब आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा रहा था तब वहां पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता था, इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होती थी, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस पे चेंज इन टेम्परेचर भी आपका जीरो होता है एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी आपकी जीरो होती है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको। चेंज इन टेम्परेचर भी हमारा जीरो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी आपकी जीरो होती है। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या बोल सकते हैं, Q बराबर U प्लस डब्ल्यू, अगर मैं dQ की बात करूं तो du प्लस dw है ना, du प्लस dw, du की वैल्यू जीरो, तो हमारा जो dQ मिल जाएगा दैट ये तो हमारा जीरो प्लस में dw, w बराबर क्या होता है pdv, dw हमारा pdv, तो dQ की वैल्यू मिल गई pdv, dQ बराबर pdv। जब dQ की वैल्यू pdv मिल गई तब हम चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे, डेल्टा S इज इक्वल टू
या डी एस निकालें, चाहे जो भी बोलो, डी क्यू अपान टी। डी क्यू की वैल्यू क्या होती है, पी डीवी, पी डीवी अपान में टी। एक चेंज इन एंट्रोपी ये मिली, पी डीवी अपान में, पी डीवी अपान में चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, अगर हम होल चेंज इन एंट्रोपी, ये तो डीएस एक छोटा सा एंट्रोपी चेंज हुआ, होल चेंज इन एंट्रोपी की बात कर ले, होल चेंज इन एंट्रोपी की बात कर ले डीएस की, ये क्या हो जाएगा पी डीवी अपान में। इसको और भी रूप में हम लिखें तो सिंस पीवी इक्वल टू आर टी होता है जब एन इक्वल टू 1 हो, यहां से पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर टी बाई बी। तो पी की जगह हम आर टी बाई बी लिख सकते हैं। यहां पर देखना जरा, जो डीएस हमारा निकलेगा दैट्स योर पी की जगह क्या लिखेंगे, आर टी बाई बी, आर टी बाई बी इंटू में डीवी बाई टी। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा, आर बाई वी डीवी, आर हमारा बाहर हो जाएगा, 1 अपान वी डीवी ना। अगर मैं फर्स्ट प्रोसेस से सेकंड प्रोसेस की बात करूं, फर्स्ट प्रोसेस से सेकंड की प्रोसेस की बात करूं, मतलब फर्स्ट प्रोसेस हमारा रहो, कोई लास्ट सेकंड प्रोसेस, यहां पर क्या मिल जाएगा, यहां पर क्या मिल जाएगा, आर ये होता है लॉग वी, कहां से कहां तक, फर्स्ट टू सेकंड, आर लॉग वी टू माइनस लॉग वी वन, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, मान लो सेकंड में हमारा V2 रहा हो, फर्स्ट में हमारा V1 रहा हो, तो V2 माइनस V1। वैसे काफी लोग सोचेंगे कि V की जगह हम 2 रख देंगे, नहीं यार, पहले प्रोसेस के लिए हमारा V1 रहा हो, दूसरे प्रोसेस के लिए हमारा V2 रहा हो, ऐसे हमने मान लिया। तो जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी आया ds दैट योर r log V2 अपान V1, log a माइनस बी जो होता है log a अपान बी होता है। तो जो चेंज इन एंट्रोपी होती है इन आइसोथर्मल प्रोसेस दैट योर r log V2 अपान V1, r log V2 अपान V1। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट, जब हो जाए नोट तो बता देना कि यस सर हो गया है। नोट हो गया। अगर मैं यही बात कर लूं आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए, आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए, आइसोबेरिक प्रोसेस में आप सभी जानते हो, इसमें बेरिक, बेरिक क्या होता है, प्रेशर का एक प्रकार से यूनिट होता है। तो इसमें यहां पर सिंपली आप करोगे प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है, प्रेशर आपका कांस्टेंट। उस केस में अगर हम चेंज इन एंट्रोपी की बात करेंगे, चेंज इन एंट्रोपी की बात करेंगे 1 to 2, ये हो जाएगा r log V2 अपान V1 की पावर गामा अपान गामा माइनस, गामा अपान गामा माइनस 1। तो जो log m की पावर n होता है, आइसोबेरिक प्रोसेस में ऐसा होता है, log m की पावर n होता है, वो n आगे आ जाता है, हो जाएगा r गामा अपान गामा माइनस 1 log V2 अपान V1, चेंज इन एंट्रोपी। मतलब आप याद रखेंगे
जब हम आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस की बात करेंगे चेंज इन एंट्रोपी 0 होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे जो चेंज इन एंट्रोपी होती है R log V2 अपान V1 होती है, ठीक है। एंड आइसोबेरिक प्रोसेस में होती है R गामा अपान गामा माइनस log V2 अपान V1, ठीक है, नोट करिए। हाँ सुनाइए नाजिया, वहां पर क्या किए, कौन सा कौन सा, कहा नहीं समझ में, बताइए। ये वाला, ये पॉइंट नहीं समझ में आया। अरे देखो जब आप आइसोबेरिक प्रोसेस निकालते हो, आइसोबेरिक प्रोसेस निकालते हो, हाँ थर्ड ही, सुनिएगा पहले। वैसे छोटा सा पॉइंट मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि इसका बहुत प्रूफ नहीं पूछता है। आप जब उसमें निकालते थे ना नॉर्मल, जब हम आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस बताए थे, तो उसमें आप देखे थे पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हुआ करता था ना, तो काफी लंबा प्रोसेस है। इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि आपका नॉर्मल आइसोथर्मल में क्या निकल के आता है, R log V2 अपान V1। जब यही चीज आप चेंज करोगे आइसोबेरिक में, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता, सुनिएगा पहले ध्यान से, इसका प्रूफ कभी पूछा नहीं जाएगा, आपके क्वेश्चंस में आ जाता है, तो प्रूफ करेंगे तो बहुत लंबा जाता है, बहुत लेंदी है पूरा का पूरा, तो उतना करने से हमें कोई फायदा नहीं। जब हम आइसोबेरिक में जाएंगे तो सेम टू सेम हम क्या कर देंगे, R log V2 अपान V1 पावर गामा अपान गामा माइनस 1, इसका पावर गामा अपान गामा माइनस 1 कर देंगे, तो ये आगे आ जाएगा एंड फाइनल हमारी वैल्यू हो जाएगी। अगर पूछा जाता हो तो मैं करा देता, नहीं पूछा जाता तो क्या जरूरत है इतना लंबा करने से, ठीक है, नोट डाउन करिए। अभी आपका जो टॉपिक रह गया है दैट इज एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम, उसके बाद आपका जीरो ऑफ एब्सोल्यूट और थर्मोडायनेमिक स्केल, फिर आप थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चलोगे जिसे आप नस्ट हीट थ्योरम पढ़ते हो, एंड देन आप मूव कर जाओगे परफेक्ट डिफरेंशियल पे एंड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल पे। ये इतना आपको अभी पढ़ना है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। बस इतना याद रखना, आइसोबेरिक में इसका पावर गामा अपान गामा माइनस 1 हो जाता है, सिंपल कर देंगे गामा अपान गामा माइनस 1। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, हटाएं, नोट हो गया। कितने लेक्चर में फिनिश होगा सर, ये लगभग आपका 3-4 लेक्चर लेगा, 3-4 लेक्चर में फिनिश होगा। वैसे मैं करना चाहूं तो 1 लेक्चर में भी कर सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं करूंगा नहीं। चलो कोशिश करते हैं 2 लेक्चर में फिनिश करा देंगे, क्योंकि बहुत लंबा खींचने से क्या फायदा, भी काफी चैप्टर पढ़ने ना। कल परसों में मैं फिनिश करा दूंगा, कल हो सकता है 5 बजे से क्लास ले लूं, आप कहोगे हमेशा ही बोलते हैं, ठीक है, 5 बजे से 7 बजे तक क्लास ले लूं, 2 घंटे की क्लास, तो मैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर कर पाऊंगा। अभी आपकी राजू सर की क्लास चलेगी ज्योमेट्री, ठीक है, आज केमिस्ट्री क्लास नहीं चल पाएगी, एंड फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सिंपल है, आप जल्दी जल्दी कवर कर लोगे, ठीक है। 5 बजे खाली नहीं रहते हो क्या, चलो 5:30 कर देंगे, क्या दिक्कत है, बता देंगे ग्रुप में, मैसेज डाल देंगे, ठीक है, ग्रुप में हम मैसेज डाल देंगे, ठीक, हाँ हाँ ठीक है, मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, 5:30 पर ही कर देंगे, ठीक है, चलो 5:30 पर कर देंगे, डोंट वरी, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।